कभी कभी इंसान ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है कि वो जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेता है और उसी के एकमात्र गलत फैसले की वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। इस कहानी में एक गलत फैसले की वजह से एक आदमी जो कि इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है और इसके पीछे कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। वो जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना सचमुच आपको हैरान और परेशान कर देने वाली है। तो इस घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही छोटी बड़ी क्राइम की जो घटनाएं हैं लेकर आती रहूं। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अम्बेडकर नगर और इसी अम्बेडकर नगर का एक थाना आता है बेवाना। बेवाना थाने के अंतर्गत एक गांव आता है भीतरीडीह। मैं बात कर रही हूँ 11 जून 2023 सुबह के करीब 7 बजे के आसपास। उस भीतरीडीह गांव से बाहर एक स्कूल होता है जो कि एक ही पब्लिक स्कूल होता है। वो स्कूल लगभग 2 सालों से बंद पड़ा हुआ होता है। वो स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुका होता है। न ही उस स्कूल में कोई आता है और न ही कोई जाता है। एक आदमी जब शौच के लिए गांव से बाहर जाता है तो देखता है कि उस स्कूल में आग जल रही है। उसको जलती हुई आग को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि आखिर स्कूल में आग कहां से जल रही है। उसको देखने के लिए वो स्कूल के अंदर जाता है। अंदर जाता है तो वहां का नजारा देखकर हैरान परेशान हो जाता है। दरअसल वो उसमें आग ही नहीं जल रही थी, बल्कि उस आग के अंदर एक मानव शरीर जल रहा था, जिससे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वह दौड़ा दौड़ा गांव में जाता है और गांव के लोगों से पूरी बात बताता है। देखते देखते वहां पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद कोई उसी में से एक आदमी बेवाना थाने में सूचना दे देता है। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो मौके पर आती है। पुलिस जब वहां पर आती है तो इंसान का शरीर लगभग 90% जल चुका होता है। पुलिस आग पर काबू पाती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है, लेकिन उसका शिनाख्त नहीं हो पाता है कि वो आदमी कौन होता है। पुलिस उस जगह की छानबीन करने लगती है। छानबीन करती है तो वहां पर कुछ नशीली दवाइयां मिलती है और एक कंडोम का पैकेट मिलता है, जो कि उस कंडोम का पैकेट टाइम एक्स कंपनी का होता है। पुलिस आसपास के लोगों पे से भी पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी बताने को तैयार नहीं होता है कि आखिर ये जो आदमी है कहाँ का है, किस जगह का रहने वाला है। पुलिस अपनी तरह से छानबीन करने लगती है, लेकिन पुलिस को इतना यकीन हो जाता है कि ये जो हत्या की गई है इसमें एक आदमी नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं। इसके बाद पुलिस जो कंडोम होता है उस कंडोम को लेकर उस एरिया की तमाम दुकानों पर जाते हैं कि आखिर इस कंपनी का कंडोम किसकी दुकानों पर बिक रहा है। सभी दुकानों पर से पूछताछ की जाती है, लेकिन सभी दुकानदार एक ही जवाब देते हैं कि साहब इस कंपनी का कंडोम हमारे एरिया में सेल नहीं होता है। इसके बाद पुलिस जिस कंपनी का कंडोम रहता है उस कंपनी के पास जाती है जहां पर कंडोम बनता है। वहां पर जाकर कंडोम के बारे में पूछताछ कर देती है कि आखिर आपका ये प्रोडक्ट किस किस जगहों पर सप्लाई होता है। तो उस कंपनी का मालिक बताता है कि हमारा ये कंडोम ज्यादातर दिल्ली और नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता है। अब पुलिस को समझ में आ जाता है कि जो कातिल होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होंगे या नहीं तो दिल्ली के होंगे। इसके बाद 10 या 11 जून को जितने भी मोबाइल उस एरिया में एक्टिव होते हैं, यानी कि भीतरीडीह में एक्टिव होते हैं, पुलिस सभी उस मोबाइल का डम डेटा निकलवाती है और डम डेटा निकलवाने के बाद उस डेटा को जब चेक करना शुरू करती है तो सारे डेटा को स्टेज वाइज अलग करती है। जब सारे डेटा को स्टेज वाइज अलग करती है तो उसमें से 11 नंबर जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आते हैं। जब उस नंबर का चेक करती है तो उसमें से 4 नंबर जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के आते हैं। पुलिस उन चारों नंबरों पर शक करने लगती है कि आखिर एक साथ 4 नंबर इस एरिया में कैसे एक्टिव हो सकते हैं। जब उसी चारों नंबर में से एक नंबर पर पुलिस कॉल करती है तो एक नंबर स्विच ऑफ बताता है। अब पुलिस दूसरे नंबर पर कॉल करती है तो एक महिला उस कॉल को रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद वो कहती है कि मैं इस आम आदमी को जानती हूँ, ये हमारे ही एरिया के रहने वाले हैं। पुलिस जब यह बात सुनती है तो
वो समय नहीं गंवाती है और अपनी पुलिस टीम के साथ सहारनपुर जाती है। वहां पर जाने के बाद 3 लोग को अपने हिरासत में लेती है, जिसमें कि एक का नाम होता है इरफान, दूसरे का जावेद, तीसरे का नाम होता है मोहम्मद अली। इरफान और जावेद जो कि सगे भाई होते हैं, और पुलिस जब वहां जाती है तो पता चलता है कि इरफान, जावेद, मोहम्मद अली और एक आदमी का नाम होता है सुरेंद्र सिंह, जो कि चारों एक ही गांव के नहीं होते हैं बल्कि एक ही साथ काम करने वाले होते हैं, जो कि मिलकर सर्कस में काम कर रहे होते हैं। पुलिस 3 को अपने हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद अब थाने लेकर आती है और पूछताछ करने लगती है सुरेंद्र के बारे में कि आखिर सुरेंद्र गया तो गया कहाँ। लेकिन ये तीनों लोग अलग अलग तरह के जवाब देते हैं, अलग अलग बातें बदलते हैं। पुलिस को इन लोगों पर कुछ शक सा होता है। पुलिस बस यही पूछती है कि अगर सुरेंद्र के बारे में नहीं बता सकते तो बस उससे हम लोगों को बात करा दो। जब इस तरह की बातें पुलिस करती है तो तीनों लोग एक साथ ही चुप हो जाते हैं। पुलिस अब इनके साथ सख्ती से पेश आती है। जब सख्ती से पेश आती है तो इरफान जो रहता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि साहब, सुरेंद्र सिंह की हत्या हो चुकी है, मरने वाला कोई और नहीं था बल्कि सुरेंद्र सिंह ही था और हम लोगों ने उसकी हत्या की है। जब पुलिस इस तरह की बातें सुनती है तो इरफान जो कहानी बताता है उसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल इरफान, जावेद और मोहम्मद अली और सुरेंद्र जो कि एक ही गांव के रहने वाले होते हैं और एक ही साथ काम कर रहे होते हैं, जो कि सर्कस चलाने का काम करते हैं। जब चारों में दोस्ती हो जाती है तो चारों लोग एक दूसरे के घर आने जाने लगते हैं। सुरेंद्र सिंह हमेशा इकबाल के घर जाता था। इकबाल की एक बहन होती है सोनिया। सोनिया से सुरेंद्र सिंह का प्रेम प्रसंग चलने लगता है और जब प्रेम प्रसंग चलने लगता है तो दोनों बातचीत ही नहीं करते बल्कि अलग अलग जगहों पर मुलाकात भी करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद जब ये बात इकबाल को पता चलती है तो वो अपनी बहन के साथ मारपीट ही नहीं करता बल्कि उसे घर से निकलना भी मुश्किल कर देता है। उसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदियां लगा देता है। जब सोनिया के ऊपर पाबंदियां लग जाती है तो चाहकर भी सुरेंद्र सिंह से नहीं मिल पाती है। इधर सुरेंद्र सिंह भी सोनिया से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है, लेकिन अक्सर फोन पर दोनों की बातचीत हुआ करती थी। कुछ दिनों के बाद यह बात भी इकबाल को पता चल जाता है कि सोनिया लगातार फोन से सुरेंद्र सिंह से बात कर रही है। फिर वह अपनी बहन सोनिया को समझाते हुए कहता है कि तुम सुरेंद्र सिंह से बात करना छोड़ दो। इस पर सोनिया कहती है कि मैं सुरेंद्र सिंह से बात नहीं करती हूँ बल्कि वो ही हमारे मोबाइल पर कॉल करता है। इस तरह की बातें जब सोनिया करती है तो इकबाल सुरेंद्र सिंह के पास जाता है और कहता है कि मेरी बहन का पीछा करना छोड़ दो, उसके मोबाइल पर कॉल करना छोड़ दो। जब उससे यह बातें करता है तो सुरेंद्र सिंह भी वही बात दोहराता है, कहता है कि मैं तुम्हारी बहन पर कॉल नहीं करता हूँ बल्कि वही हमारे मोबाइल पर कॉल करती है और मुझसे बातें करती है। तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन को संभालो। जब इस तरह की बातें सुनता है इकबाल तो बहुत ही भारी सिचुएशन में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो सोनिया और सुरेंद्र को लगातार समझाता है लेकिन दोनों समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अब इकबाल को डर लगने लगता है कि जब आसपास के लोगों को जब यह बात पता चलेगी तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए थक हार कर वो एक प्लान बनाता है और इस प्लान में अपने भाई जावेद को भी शामिल करता है और जावेद से कहता है कि मैंने सुरेंद्र को बहुत ही बातें समझाई लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको इस दुनिया से ही हटा दिया जाए। इस प्लान में जावेद भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है और शामिल होने के बाद दरअसल इकबाल को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। सुरेंद्र का जो व्यवहार था वो इकबाल के ही बहन सोनिया से ही नहीं था बल्कि मोहम्मद अली की एक बहन थी जो कि इन्हीं के साथ सर्कस में काम करती थी, उससे भी सुरेंद्र सिंह का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब इस बात की पता इकबाल को चलता है कि ये मेरी बहन के साथ तो ऐसा काम कर ही रहा है, साथ में मोहम्मद अली के बहन के साथ भी इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये अच्छे चरित्र का इंसान नहीं है, ये मेरी बहन को धोखा दे रहा है, उसे धोखे में रख रहा है। इसी बात से उसको एतराज था और इसी बात से गुस्सा होकर सुरेंद्र सिंह को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। इसके बाद इकबाल और उसका भाई जावेद ये मोहम्मद अली के पास जाते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं कि सुरेंद्र सिंह का तुम्हारी बहन के साथ गलत संबंध है, वो उसके साथ गलत काम करता है। तुम अगर कल को अगर इसके बारे में किसी को पता चलेगा तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इस बात को सुनकर मोहम्मद अली कहता है कि आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो। इस पर इकबाल कहता है कि क्यों ना हम सुरेंद्र सिंह को इस एरिया से कहीं दूर ले जाए और उसे बुरी तरह से मारे पीटे, इस तरह से वो अपनी आदतों में बाज आ जाएगा। हो सके तो इस तरह मारपीट करने से अपनी आदत को छोड़ देगा। इसमें मोहम्मद अली भी शामिल हो जाता है और जब मोहम्मद अली शामिल हो जाता है तो मोहम्मद अली, जावेद और इकबाल तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक 10 जून 2023 को इकबाल सुरेंद्र सिंह से कहता है कि आज हम लोग इस एरिया में अपना सर्कस नहीं दिखाएंगे बल्कि
हम लोग बेवाना थाना के अंतर्गत भीतरी डी जो गांव है वहां पर जाकर अपना सर्कस को दिखाएंगे। और वहां पर जाते हैं, एक अनीता नाम की लड़की के घर जाते हैं। अनीता जो कि इन्हीं के साथ सर्कस में कभी कभार काम करती थी। जब अनीता के घर जाते हैं तो इकबाल कहता है कि आज के दिन हम लोग सर्कस नहीं दिखाएंगे, बल्कि आज शाम को हम लोग पार्टी करेंगे, कल सुबह से सर्कस दिखाना चालू करेंगे। इस पर सभी लोग भी इस बात को तैयार हो जाते हैं। जब शाम का समय होता है तो इकबाल और सुरेंद्र मार्केट जाते हैं और कुछ शराबें खरीद कर लाते हैं। जब शराब खरीद कर लाते हैं तो इकबाल कहता है कि अनीता के घर में हम लोग शराब नहीं पियेंगे, क्योंकि इसके परिवार को अच्छा नहीं लगेगा। कहीं ना हम लोग कहीं इस गांव से दूर जाकर शराब पिएं। जब इस तरह की बातें इकबाल करता है तो सुरेंद्र तुरंत बताता है कि गांव से बाहर एक ही पब्लिक स्कूल है जो कि पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है, और उस स्कूल में कुछ फर्नीचर भी हैं। वहां पर बैठकर हम लोग जमकर शराब पियेंगे और पार्टी करेंगे, यही अच्छा मौका है। जब यह बात इकबाल सुनता है तो और भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक अच्छा मौका मिल जाता है। इसके बाद इकबाल, सुरेंद्र सिंह, जो उसका भाई था जावेद, और मोहम्मद अली, ये चारों मिलकर उस स्कूल पर आते हैं। और स्कूल पर आने के बाद जमकर शराब पीते हैं, और प्लान के मुताबिक इसमें ज्यादा शराब सुरेंद्र सिंह को पिलाया जाता है। जब सुरेंद्र सिंह शराब की नशे में हो जाता है तो इकबाल अपने भाई जावेद को कहता है कि इसके गले को दबा दिया जाए, इसको मार दिया जाए। इस पर मोहम्मद अली कहता है कि ये बात ठीक नहीं है, तुम लोगों ने तो इसे मारने पीटने की बात की थी। अगर हम लोग इसकी गला को दबाएंगे तो इसकी हत्या हो जाएगी, जो कि पुलिस हम लोग को पकड़ लेगी। जब पुलिस को पकड़ने की बात करता है मोहम्मद अली तो जावेद कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम लोगों ने सभी अच्छी तरह से प्लान बना लिया है, जो कि हम लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इससे आगे मोहम्मद अली कुछ बातें करता, तभी जावेद एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठाता है और सुरेंद्र के सिर पर दे मारता है। सिर पर मारने से सुरेंद्र सिंह की मौके पर वहीं पर मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो उसी स्कूल में जो फर्नीचर पड़े होते हैं सुरेंद्र सिंह के शरीर को डेड बॉडी पर डाल दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। और प्लान के ही मुताबिक जो इकबाल सिंह था अपने साथ में कुछ नशीली दवाइयाँ लेकर आया था और एक कंडोम का पैकेट लेकर आया था, उस जगह पर गिरा देता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर कोई गलत काम करने, कुछ गलत संबंध बनाने के लिए आया था, उसी की वजह से किसी ने इसकी हत्या कर दी है। लेकिन जब पुलिस, उसको ये नहीं पता होता है कि इसी कंडोम के जरिए पुलिस एक दिन उसके घर तक पहुंच जाएगी और उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, पुलिस इसके तहरीर पर इन सभी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश किया जाता है, जहां से इन तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये रही पूरी घटना, पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।